Hello everyone, welcome back. So this is the second part of our current affairs from My दृष्टि मैगजीन. अभी हमारा ये वीडियो जो है काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, आई एग्री, बट क्योंकि वी आर वर्किंग फुल टाइम तो थोड़ा सा जो है वी वर नॉट एबल टू फोकस अपॉन दिस वीडियो पार्ट फॉर पास्ट फ्यू डेज़. बट अभी हम ट्राई करेंगे कि डेली बेसिस पर वीडियोज़ लेकर आएँ सो दैट हम जल्दी से जल्दी करंट अफेयर्स फिनिश कर लें, सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद आर स्टैटिक रिविजन एज वेल. ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं. डिजिटल एक्सेस एज फंडामेंटल राइट. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने आर्टिकल 21 के अंदर जो है राइट टू डिजिटल एक्सेस को एक इंट्रेंसिक कंपोनेंट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी डिक्लेयर किया है. ये जजमेंट जो है काफ़ी फेमस जजेस हैं, ये JB पर्दीवाला एंड जस्टिस R महादेवन, इनकी बेंच ने ये जजमेंट दिया है. ये जजमेंट जो है ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू सिग्निफिकेंट PILs. ये देख सकते हैं आप, PIL के बारे में भी हम जो है थोड़ा सा बात करेंगे इसमें, और हम देखेंगे कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई. ये जो आप जस्टिस PN भगवती पढ़ते होंगे, इनके द्वारा जो है ये रिवाइव और पॉपुलराइज किया गया था PIL का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो पार्ट है. ये अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए और 226 फॉर हाई कोर्ट के द्वारा आप जो है PIL दायर कर सकते हैं. तो अगर हम देखें कि फर्स्ट जो PIL का रिपोर्टेड केस था, वेरी फेमस जजमेंट, फर्स्ट रिपोर्टेड केस वाज हुसैनारा खातून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये हम मीन्स में काफ़ी बार कोट करते हैं, खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ठीक है, और जिस तरीके से यहाँ पे राइट टू डिजिटल एक्सेस को आर्टिकल 21 का इंट्रिंसिक पार्ट डिक्लेयर किया है, सिमिलरली जो हम एक वेरी फेमस जजमेंट KS पुट्टा स्वामी जजमेंट पढ़ते हैं, इसने किस चीज़ को डिक्लेयर किया था, राइट टू प्राइवेसी को भी जो है आर्टिकल 21 का पार्ट डिक्लेयर किया था. तो मतलब ये जो है एवर इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ये जो आपका हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, ये जजमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, या फिर मैं बता ही देती हूँ. ये जो है राइट टू स्पीडी जस्टिस से रिलेटेड है, राइट टू स्पीडी जस्टिस. सो दैट क्या होता है कि अंडर ट्रायल्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में. ओवर 70% जो लोग हैं जेल्स में इंडिया की, वो जो है अंडर ट्रायल है. तो अंडर ट्रायल होने से क्या होता है कि वो लोग, उनकी जजमेंट भी फाइनल नहीं हुई है एंड दे आर सर्विंग एज प्रिजनर्स. तो वो चीज़ गलत है ना. तो उनकी इनह्यूमन कंडीशंस उन्हें फेस करनी पड़ती है क्योंकि ओवर क्राउडेड हैं जेल्स बहुत ज़्यादा, तो जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है. तो इनह्यूमन कंडीशंस इनसाइड जेल्स, तो वो सबको केटर करते हुए राइट टू स्पीडी जस्टिस का इसके अंदर हुसैनारा खातून केस में ये केस के अंदर जो है जजमेंट आया था. उसके बाद देख लेते हैं हम यहाँ पे. यस, ये देखिए कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं. क्या क्या देखिए, ये ना एक कॉन्सेप्ट होता है जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है, उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज़म का. तो ये जो PILs कहते हैं ना, वो PIL का कॉन्सेप्ट एक जुडिशियल एक्टिविज़म का ही पार्ट है. लेकिन जब एक होता है, अगर ये ही थोड़ा सा और बढ़ जाती है चीज़ प्रपोर्शन, तो हो जाता है जुडिशियल एडवेंचरिज्म. ठीक है, विच इज़ नॉट हेल्दी, क्योंकि फिर जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, उसमें एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, राइट. तो वो जो है यहाँ पर जुडिशियल एडवेंचरिज्म में वो ब्रीच हो जाता है, विच शुड नॉट हैपन. तो एक्टिविज़म तक ठीक है कि अगर कोई चीज़ है जिस पर कोई लॉ नहीं बना है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो जुडिशरी क्या कर सकती है कि उस पर गाइडलाइंस इशू कर सकती है, जैसे कि बहुत ही फेमस विशाखा गाइडलाइंस आप लोगों ने सुना होगा. तो वो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाई गई थी क्योंकि उस वक्त उसे केटर करता हुआ कोई लॉ नहीं था, लीगल कोई बाइंडिंग लॉ नहीं था. तो विच वॉज अ गुड थिंग, इट वॉज जुडिशियल एक्टिविज़म. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या सो फार आर्टिकल 21 के अंदर जो है इंक्लूड किया गया है. ये सब हटा देते हैं यहाँ से. ये देखिए, राइट टू लाइवलीहुड, ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसके अंदर आर्टिकल 21 के अंदर इसको माना गया, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ, राइट. लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ठीक है, तो आपको जीना भी है और पर्सनल लिबर्टी भी होनी चाहिए, आपकी चॉइस. इसलिए राइट टू मैरिज भी जो है 21 में आता है, क्योंकि यू नीड टू हैव पर्सनल लिबर्टी. कि आप अपनी लाइफ को लेकर, इतना बड़ा जो इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसको लेकर आप अपना चॉइस बना सकें, राइट, फ्री फ्रॉम एनी कोअर्सिव फोर्स. तो वो सब
आर्टिकल 21 के ही अंदर आता है। देखिए राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, अगर क्लीन एनवायरनमेंट होगा तभी राइट टू लाइफ जो है मिलेगा। तो ये सब क्या है, एक्सप्लिसिट नहीं है, ये सारी राइट टू एजुकेशन हो गया, प्राइवेसी, डाई विद डिग्निटी, ये वाला हम बात करेंगे। देखिए राइट टू एजुकेशन वी ऑल नो, वेरी फेमस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको याद रखिएगा। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 2002 में आया था ये, राइट टू एजुकेशन, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। आप ये तो ज़रूर से याद रखिए। राइट टू एजुकेशन 21A के अंदर डिक्लेयर किया गया था, किस अमेंडमेंट से, 86th अमेंडमेंट से, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी हमने पढ़ाई अभी, जस्टिस KS पुट्टास्वामी केस है, 2017 का केस है ये। राइट टू डाई विद डिग्निटी, अब ये देखिए कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम मीन्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे तब आई विल टेल यू कि कौन कौन सी वो जो फेमस लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनमें से एक ये भी है, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसके अंदर जो है राइट टू डाई विद डिग्निटी को भी राइट टू लाइफ का पार्ट माना गया है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि राइट टू मैरिज एंड, तो वहाँ पर आपको अपनी चॉइस होनी चाहिए टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी, राइट। तो राइट टू चॉइस में आपका डाई विद डिग्निटी भी आता है। अगर फॉर एग्जाम्पल समवन इज ऑन वेंटिलेटर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिविंग, बस वो जिंदा है लेकिन बहुत ही खराब हालत में, तो ये जो डाई विद डिग्निटी का कॉन्सेप्ट है, इसको हमने कुछ टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स में था, ये कंट्रोवर्शियल भी था उस वक्त। पैसिव यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट है एक, ठीक है, ये जैनिज्म में संथारा करके था कि क्या ये चीज़ अलाउ होनी चाहिए लीगली या नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ द सेम थिंग, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कास्ट एन्यूमरेशन इन अपकमिंग सेंसस। इसमें आपको क्या याद रखना है, देखिए मेजरली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट ठीक है मैं बताती हूँ। ये कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर। तो अब आप याद रखिए कि ये जो पॉलिटिकल अफेयर्स वाली कैबिनेट कमेटी है ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा चेयर की जाती है, ठीक है, जिन्होंने डिसाइड किया है कि अब कास्ट एन्यूमरेशन होगा। सो फार काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लास्ट टाइम कब हुआ था और अब आगे कब होगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि और कौन कौन सी कैबिनेट कमेटीज़ हैं जो किसके द्वारा हेड की जाती है। लाइक मोस्टली तो प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही चेयर की जाती है कैबिनेट कमेटीज़, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। पहले तो कैबिनेट कमेटी होता क्या है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है, विद इन यूनियन कैबिनेट होती है। देखिए ये स्टैटिक का पार्ट है वैसे, आई एग्री। तो आप लोगों को जो है लक्ष्मीकांत से आप रेफर कर सकते हैं इन्हें, क्योंकि अदरवाइज थोड़ा अगर हम इंटीग्रेट करके पढ़े तो अच्छी बात है। तो आप जब पढ़ रहे हैं आप ये करंट अफेयर्स का लेक्चर खत्म कीजिए, उसके बाद जो जो आप नोट डाउन करते जाइए कि ठीक है प्राइम मिनिस्टर आया या गवर्नर आया, तो ये चैप्टर आप जाके लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर हो गया, गवर्नर हो गया, कैबिनेट कमेटीज हो गया, ठीक है। तो आपका स्टैटिक और करंट अफेयर साथ साथ चलता रहेगा। एंड अगर आपने बहुत टाइम पहले स्टैटिक पढ़ा है, आपको रिवीजन करने का हमें एट टाइम्स मन नहीं करता, बट अगर आप करंट अफेयर्स के साथ पढ़ेंगे तो फिर आप जो है साथ में लिंक करके स्टैटिक भी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए ये पॉलिटिकल अफेयर्स हो गया। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये पॉलिटिकल अफेयर्स प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है, लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है, नोट डाउन करके रख लीजिए ये चीज़, पार्लियामेंट्री अफेयर्स चेयर करता है आपका डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन जो है, कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, ठीक है, ये कौन चेयर करता है, होम मिनिस्टर जी चेयर करते हैं, ये आपके अमित शाह जी, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर चेयर करते हैं। बाकी इसके अलावा जितनी भी कैबिनेट कमेटीज हैं वो सब कुछ प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, तो मैं वो इसलिए नहीं मेंशन करूँ। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये सब कुछ। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैबिनेट कमेटीज होती है, वो सब प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। बस ये 2 एक्सेप्शन है उसमें, ठीक है। अब इसमें आगे हिस्टोरिकल डेटा देख लेते हैं। इसके अलावा आप जो है इससे रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटीज़ क्या हैं, हाउ कैबिनेट कमेटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम पार्लियामेंट्री कमेटीज़। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो है अपनी पावर कौन कौन से आर्टिकल से ड्राइव करती है। पार्लियामेंट कमेटीज़ जो होते हैं 105 है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का आर्टिकल, ठीक है, और 118 है आपका कि हर हाउस को जो है ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन मेक देयर ओन रूल्स फॉर रेगुलेशन। इनके अंदर ये दोनों आर्टिकल से अपनी पावर ड्राइव करती है पार्लियामेंट्री कमेटीज, ठीक है। और पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में 2 टाइप की होती हैं, स्टैंडिंग होती हैं और एडहॉक होती हैं। स्टैंडिंग क्या है कि परमानेंट नेचर की होती है, उसमें आपकी एस्टिमेट्स कमेटी आती है, उसी में आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वेरी फेमस पैक जो कैग के साथ मिलकर काम करती है, वो भी आती है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, ये आप जाके लक्ष्मीकांत से ये चैप्टर पढ़ ही लीजिए, ठीक है, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। उसके बाद अगर कैबिनेट की बात करें हम, तो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, ठीक है, तो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट पता ही होगा, हमने पढ़ा है, घटना चक्र में भी है, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमने कैबिनेट जो आया था। और ये जो वर्ड कैबिनेट था ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेरी फेमस है ना, 1978 का जो है, उन्होंने ऐड किया है आर्टिकल 352 में,
कि कैबिनेट होना चाहिए। कैबिनेट क्या होता है? कैबिनेट इज़ अ काउंसिल कंप्राइजिंग प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कास्ट डेटा क्या था, कि ये जो लास्ट कॉम्प्रहेंसिव एक्सरसाइज हुई थी कास्ट डेटा कलेक्ट करते हुए इंडिया में 1931 के सेंसस में हुई है। ऑल दो 41 के सेंसस में भी हुई थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से उसका डेटा जो है पब्लिश नहीं किया गया। ठीक है, ऐसा बोला है। तो सिंस 1951 इंडिया में जो सेंसस हो रहा है उसमें SC ST इसको इन्यूमरेट किया जा रहा है, लेकिन हाउएवर OBCs मोस्टली एब्सेंट है इनसे रिलेटेड डेटा। ठीक है, तो SC ST रिलेटेड डेटा जो है वो तो कवर किया गया है, लेकिन OBCs रिलेटेड नहीं किया, मेजरली बिकॉज की वेलफेयर पॉलिसीज बनाने के लिए इन दो कैटेगरीज को इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि डिटेल्ड जो कास्ट डेटा है विच वी हैव ऑलरेडी रेड कि अनसर्टेन एस्टिमेट्स हैं OBC पॉपुलेशन के लिए। बाद में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई है, देखिए 1979 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है और उन्होंने बताया कि OBC पॉपुलेशन कितनी है, 52% है, मेजर चंक OBC पॉपुलेशन है। ठीक है, फिर 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग इसी से जो है हमारी मेजर वेलफेयर पॉलिसीज़ जो है सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इसी पर बेस्ड हैं, इसी डेटा पर। ठीक है, इन्होंने कास्ट डेटा बेटर वेलफेयर टारगेटिंग के लिए कलेक्ट किया। हाउएवर ये डेटा जो है पब्लिक नहीं हुआ है, अनपब्लिश्ड है। ठीक है, तो शायद गवर्नमेंट ने डेटा तो लिया, उससे जो है ड्राइव कर रहे हैं वो अपने जो भी पॉलिसी टारगेट्स हैं, लेकिन पब्लिक के लिए उसको पब्लिश नहीं किया। ठीक है, उनके रीजंस होंगे मे बी कि जो है डिस्क्रिमिनेशन ना बढ़े सोसाइटी में और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सेंसस अनाउंसमेंट देख लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है अनाउंस करता है सेंसस। ठीक है, 2 फेजेज़ में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, कब से कंप्लीट हो जाएगा? 1 मार्च 2027 तक। ठीक है, फर्स्ट सच एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड सिंस 2011 के बाद 21 में होना था, बट कोविड वाला पीरियड आ गया, उसके बाद काफ़ी जो है इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफ़ी टाइम लग गया, तो अभी जाके 2027 में ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कह रहे हैं कि 1 मार्च 2027 2 फेजेज़ में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, ये याद रखिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि 2020-21 में होना था, बट इट गॉट डिलेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जो है गैजेट में पब्लिश किया जाता है। सेंसस एक्ट 1948 के अंदर ये जो है ऑफिशियल गैजेट पब्लिश किया जाता है। तो अब ये भी याद रखिए कि लीगल है ये चीज़, ये एक्सरसाइज किस एक्ट के द्वारा? सेंसस एक्ट ऑफ 1948। एट टाइम्स जो है वो ये ईयर भी पूछ लेता है UPPCS। कभी कभी बहुत कंसेप्चुअल भी क्वेश्चन हो सकता है, कभी कभी बहुत फैक्चुअल भी हो सकता है। तो आप जो बेसिक चीज़ें ना वो देखते ही जाइए कि सेंसस एक्ट 1948 का है। 47 में देश आज़ाद हुआ और उसके 1 साल बाद एक्ट ला दिया गया कि सेंसस एक्सरसाइज जो है लीगली कंडक्ट की जाए। ठीक है, 2 फेजेस कौन कौन से हैं कि 2 फेजेस में ये भी पूछा जा सकता है कितने फेजेस में एक्सरसाइज कंडक्ट होगी। अगर कोई ऑप्शन फ्रेम होता है उसमें बोल रहा है कि इन 3 फेजेस सेंसस एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, पहले फेज में हाउस लिस्टिंग होगी, सेकंड फेज में पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होगा। यहाँ पे रेफरेंस डेट्स देख लीजिए कि कहाँ पर किस टाइम पर। देखिए UT ऑफ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये जो भी हिली स्टेट्स हैं ये इनके लिए रेफरेंस डेट 1 अक्टूबर 2026 रहेगी और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 1 मार्च 2027 जो हमने देखा। ठीक है, ये रहेगी। ठीक है, फिर 2026 से 27 में कंडक्ट हो जाएगा और रिलीज़ हो जाएगी लेटर जो भी उसकी फाइंडिंग्स होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। ये क्या कहता है कि 17 अप्रैल 2025 को भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता और भारताज नाट्य शास्त्र, इनको जो है यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में ऐड कर लिया गया है। ठीक है, तो अभी देख लीजिए कि देवर अमंग 74 न्यू डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज कलेक्शंस। ठीक है, तो इस साल जो है 74 सेलेक्ट किए गए हैं। ये भी जो है इसमें ये दोनों को ऐड करते ही श्रीमद् भगवद गीता और भरत नाट्य शास्त्र 570 एंट्रीज हो गई हैं ये यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि ये दोनों स्क्रिप्चर्स के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता जो है सेक्रेड फिलोसफिकल डायलॉग है, पता ही है हम सबको, है ना। लेकिन देखिए ये कुछ फैक्ट्स देख लीजिए इसके बारे में कि ये जो है भीष्म पर्व चैप्टर 23 से 40 ऑफ एपिक महाभारत का जो पार्ट है वो भगवद गीता बनाते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए इसमें क्या है, 700 वर्सेस हैं इन 18 चैप्टर्स। ठीक है, और ये सभी को पता ही होगा बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र के बारे में जो है कॉन्वर्जेशन बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना है। नाट्य शास्त्र ये देखिए सेज भरत मुनि द्वारा लिखी गई है, इसलिए यहाँ पे लिखा था ना भरत नाट्य शास्त्र। ठीक है, किसी और द्वारा भी हो सकता है, बट ये जो सेज भरत मुनि की है नाट्य शास्त्र वो यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में जो है ऐड की गई है।
ये देख लीजिए, ये जो है परफॉर्मिंग आर्ट्स पर बेस्ड है नाट्यशास्त्र, कंपाइल की गई थी अराउंड 2nd सेंचुरी BC में। ठीक है, ये प्रिजर्व की गई है इसकी मैन्युस्क्रिप्ट भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर क्या है। ये 1992 में लॉन्च हुआ है। ये बायनली अपडेट होता है सिंस 1997 ऐसा हो रहा है विथ 2 एक्सेप्शंस। 2 एक्सेप्शंस कौन कौन से? 2017 और 23 में नहीं हुआ है ऐसा। ठीक है, ये याद रख लीजिए। उसके बाद कॉमन सेल्फ फैक्ट है कि यूनेस्को मेमोरी वर्ल्ड रजिस्टर क्या है। इट एम्स टू प्रिजर्व प्रमोट वैल्यूएबल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। इंडिया की कितनी सो फार कॉन्ट्रीब्यूशंस है? 14 सबमिशंस हुए हैं। ठीक है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता एंड नाट्यशास्त्र आर इंक्लूडेड। जॉइंट एंट्री थी ये अदर नेशंस के साथ। ठीक है, इंडिया की जो एंट्री थी, ठीक है, वो फिलोसफिकल वर्क एंड मॉडर्न पॉलिटिकल आर्काइव्स में। और कौन कौन सी एंट्रीज हैं ये देख लीजिए। ऋग्वेदा 2007 में ऐड किया गया। उसके बाद शैवाइट हैं, ये आप याद रखिएगा, वैष्णवाइट या शैवाइट में अभिनव गुप्ता जो है शैवाइट फिलोसोफर हैं, 2023 में ही इंक्लूड की गई है इनकी एंट्री। ठीक है, उसके बाद आर्काइव्स ऑफ नेम समिट ऑफ 1961, ये लिखा है यहाँ पे। बेलग्रेड नेम में जो पहली समिट हुई थी, इससे रिलेटेड जो भी मीटिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रहे होंगे तो वो भी, उनकी भी आर्काइव जो है 2023 में ही ऐड की गई है। उसके बाद देख लीजिए आर्काइव्स ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी 2003 में। ठीक है, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस 2025। देखिए ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है ऑनेस्टली ये टॉपिक, पर ठीक है देख लेते हैं 1-2 फैक्ट। 9th चीफ मिनिस्टर बन गई हैं रेखा गुप्ता जी। ठीक है, NCT ऑफ दिल्ली की। ये NCT ऑफ दिल्ली का आर्टिकल क्या है? 239 AA। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ देखना है तो यूनियन टेरिटरीज़ वाला जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत से, वो रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो है डेप्टी चीफ मिनिस्टर बनी है, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। शी बिकेम 4th चीफ मिनिस्टर, 4th वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है ये। ठीक है, आफ्टर सुषमा स्वराज जी, शीला दीक्षित जी एंड अतिशी मरलेना जी। ठीक है, यहाँ पे शीला दीक्षित जी ने काफ़ी लंबा टेन्योर जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गुजारा है ना। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट फैक्ट क्या है यहाँ पे। जो अतिशी जी हैं अभी फ़िलहाल लीडर ऑफ अपोजिशन है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि ये 70 मेंबर्स हैं दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में। एट टाइम्स ये पूछ लेता है। आप यूपी का भी सिमिलरली याद रखिए, कितने मेंबर पार्लियामेंट से हैं, कितना राज्यसभा में है, कितना लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो सब नंबर आप याद रख लीजिए। ठीक है, वोटर टर्नआउट देख लीजिए एक बार। दिल्ली का वोटर टर्नआउट जो है 60.54% है। ठीक है, 94.5 लाख पॉपुलेशन में जो है पीपल हैव कास्टेड देयर वोट्स। इसमें से जो रजिस्टर्ड वीमेन थी उनमें से जो है औरतों ने ज़्यादा वोट किया कंपेयर टू मैन। ठीक है, तो ये एक फैक्ट देख सकते हैं कि औरतों से रिलेटेड जो है फ्री में बस सर्विस एंड ऑल जो है काफ़ी अच्छे स्टेप्स भी लिए गए थे। तो उससे ही आप याद रख लीजिए कि औरतों का वोटर टर्नआउट स्लाइटली ज़्यादा था कंपेयर टू मैन। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट बताइए सबको, पूरे देश को। बीजेपी जो है 48 सीट जीती है आउट ऑफ 70। ठीक है, क्लियर मेजॉरिटी, फर्स्ट सच विक्ट्री सिंस 1998 है। आम आदमी पार्टी जो 62 सीट जीती थी अब 22 पे गिर गई है। ये सब उतना देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लीजिए कांग्रेस पार्टी जो है फेल टू विन इवन अ सिंगल सीट, 6.34% ऑफ वोट शेयर मिला है उनको, ये सब। ठीक है, हरियाणा जम्मू एंड कश्मीर के जो असेंबली इलेक्शन, उसमें ये देख लीजिए कि उमर अब्दुल्ला जी जो हैं चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। फिलहाल उन्होंने 49 सीट्स जीती हैं आउट ऑफ 90 सीट्स। तो आप ये याद रख लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल सीट्स कितनी हैं? 90 सीट्स हैं। ठीक है, सिमिलरली दिल्ली में कितनी सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में? 70 सीट्स हैं। ठीक है, बस। हरियाणा का देख लीजिए, नायब सिंह सैनी जी जो है चीफ मिनिस्टर बन गया, बीजेपी पार्टी से आते हैं। उसके बाद देखिए वोटर टर्नआउट दिल्ली से तो बेहतर है। देखिए 67.9%। सिरसा डिस्ट्रिक्ट जो है हाईएस्ट वोटर टर्नआउट है, 75.36%। उसके बाद बीजेपी ने जो है क्लियर मेजॉरिटी सिक्योर की है 48 सीट जीत कर। INC ने जो है 37 सीट जीती हैं और प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी बन गई है स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन गवर्नर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है क्या जजमेंट डिक्लेयर किया है। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लैरिफाइड गवर्नर्स मस्ट एक्ट ऑन स्टेट बिल्स इन अ टाइम बाउंड मैनर। ये देखिए अभी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ चल रही थी कि गवर्नर जो है अंडर आर्टिकल 200, ठीक है, इस गवर्नर से रिलेटेड हम कुछ आर्टिकल्स में डिस्कस करना चाहूँगी। ठीक है, विल डिस्कस सम आर्टिकल्स। अंडर आर्टिकल 200 जो है गवर्नर असेंट देता है बिल्स को
ठीक है। सिमिलरली वो कुछ बिल्स को रिजर्व भी कर लेता है फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसमें जो है बहुत कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो उसी में ही गवर्नर इज सेड टू बी बायस्ड कि वो जो है स्टेट के जो भी एक्ट्स होते हैं उन सबको अनटाइमली मैनर में रिस्पॉन्ड करता है और बहुत टाइम के लिए जो है काइंड ऑफ लाइक पॉकेट वीटो एक्सरसाइज करता है। तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि नाउ गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन स्टेट बिल्स इन टाइम बाउंड मैनर, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि द डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ दिखाई है आर्टिकल 200, ठीक है, विदाउट इंडिपेंडेंट डिस्क्रिशन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुर्मू जी जो है उन्होंने अंडर आर्टिकल 143 जो है सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस दिया था कि कैन सुप्रीम कोर्ट स्टिपुलेट एनी टाइम फ्रेम फॉर गवर्नर, ठीक है। तो ये जो आप 143 आर्टिकल देख रहे हैं ये क्या कहता है, आर्टिकल 143 जो है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो इसी में जो है प्रेसिडेंट पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट को किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ का कोई मैटर है तो उसको जो है कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो सिमिलरली इसी आर्टिकल के अंतर्गत ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो जजमेंट है ये अनप्रेसिडेंटेड जजमेंट कहा जा रहा है क्योंकि पहली बार ऐसा कहा गया कि गवर्नर के रोल को लिमिट करते हुए एक टाइम बाउंड मैनर में गवर्नर को एक्ट करना है। तो पहला क्या ये देखिए एक डिटेल्ड गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन करी है कि गवर्नर और टू एक्ट इन रिफ्यूजिंग असेंट टू अ बिल, ठीक है। तो अगर गवर्नर असेंट टू द बिल रिफ्यूज़ कर रहा है तो वो किस तरीके से फंक्शन करेगा। सिमिलरली फॉर अगर वो प्रेसिडेंट को रेफर कर रहा है कोई बिल तो उसके लिए एक डिटेल्ड गाइडलाइन दी गई है टू फंक्शन, ठीक है। अभी यहाँ से जो है इस आर्टिकल से गवर्नर वाला चैप्टर जो है जाके आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो मैं बता देती हूँ, पर मुझे लगता है पहले हमें ये तीनों जो है क्या क्या 3 वेज हैं जिससे ये जजमेंट जो है अनप्रेसिडेंटेड डिक्लेयर हो रही है, पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड क्या चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट कैन फंक्शन टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। ये जो आर्टिकल 142 है ये क्या कहते हैं, ये कंप्लीट जस्टिस की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट टू एक्सरसाइज कंप्लीट जस्टिस वो जो है अपनी तरीके से डिसीजन ले सकता है, ठीक है। सेकेंडली क्या है ये मैंडेमिस की बात करता है। अब यहाँ पे देखिए आप जाके रिट्स पढ़िए, ठीक है, 5 रिट्स कौन कौन सी है, मैंडेमिस क्या कहती है, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन इटसेल्फ द पावर टू इशू मैंडेमिस, ठीक है, अगर टू प्रेसिडेंट व्हेन अ बिल हैज़ बीन रेफर टू प्रेसिडेंट बाय द गवर्नर, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि गवर्नर जो है कि मैंने रेफर कर दिया प्रेसिडेंट को, ऐसा कह के उस पर जो है अनटाइमली मैनर तक बैठ जाता था और कोई रिस्पॉन्स नहीं था टू स्टेट, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए अगर ऐसा होता है कि गवर्नर ने प्रेसिडेंट को बिल रेफर कर दिया अंडर आर्टिकल 200 तो सुप्रीम कोर्ट जो है मैंडेमिस इशू कर सकता है कि बताइए उसका मैंडेमिस क्या कहता है, इट इज़ इशूड बाय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट टू गवर्नमेंट बॉडीज ऑफिशियल्स पब्लिक ऑफिशियल्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, कि आप अपना ड्यूटी परफॉर्म करिए और बताइए कि क्या स्टेटस है जो भी बिल आपको रेफर किया गया है उस पर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स क्या हैं गवर्नर की। देखिए आर्टिकल 200 जो है गवर्नर को पावर देता है टू गिव असेंट टू बिल्स, राइट। तो अगर बाई कैमरल यहाँ पे देख लीजिए कि वंस अ बिल इज पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, पहले अगर असेंबली से पास हो गया, ठीक है, गवर्नर को प्रेजेंट किया जाता है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है बाई कैमरल स्टेचर का मतलब क्या है, यहाँ पे बाई कैमरलिज्म देख लीजिए किस किस स्टेट में मुझे बता दीजिए एक बार। तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में भी है, आपका महाराष्ट्र में है, और किस में बताइए, आंध्र प्रदेश में है और कर्नाटका में है, ठीक है। ये तेलंगाना है, ठीक है। ये बाइकैमरल स्ट्रक्चर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल किस आर्टिकल के अंदर बनाई जाती है वो भी बता दीजिए, अंडर आर्टिकल 169, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद गवर्नर्स ऑप्शंस ऑन अ बिल, क्या क्या ऑप्शन है गवर्नर के पास कि वो असेंट दे सकता है, असेंट को विदहोल्ड कर सकता है, ठीक है, रिटर्न कर सकता है असेंबली को वापस कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है, ठीक है। ये 4 चीज़ कर सकता है। तो वो जब विदहोल्ड करता है गवर्नर अपना असेंट तो वो जो बिल है वो रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उसने विदहोल्ड कर लिया फॉर एन टाइमली मैनर फॉर एवर के लिए, राइट। और अगर रिटर्न किया है रिकन्सिडरेशन के लिए तो फॉर एग्जांपल काफ़ी टाइम तक रखने के बाद कोई एक टाइम लिमिट नहीं थी तो यहाँ पे लिखा है एज सून एज पॉसिबल विद सजेशंस। और अगर इस चीज़ में क्या एक चीज़ होती है कि अगर रिकन्सिडरेशन के लिए रिटर्न किया गया है बिल गवर्नर द्वारा तो अब असेंबली चाहे तो उसमें कोई चेंज करे बिल में या ना करे, विद और विदाउट जो है, अगर जब वो भेजेगी गवर्नर के पास तो गवर्नर हैज़ टू असेंट गिव असेंट टू द बिल, वो मस्ट हो जाएगा कि गवर्नर फिर उसको जो है, ये देखिए यहाँ पे मेंशन है गवर्नर मस्ट गिव दी असेंट टू द बिल, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर जब वो रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के लिए तब भी सिमिलर केस हो जाता था कि वो जो है अनटाइमली मैनर में पड़ा रहता था बिल। पर अभी इस जजमेंट से क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो मैंडेमिस रेट इशू करके पता लगा सकता है कि बताइए परफॉर्म कीजिए अपनी ड्यूटी कि आप बिल पर क्या असेंट ले रहे हैं, क्या सजेशन दे रहे हैं, क्या चीज़ है जो आपको असेंट देने से रोक रही है, बताइए, ठीक है, रिस्पॉन्स करने के लिए। तो रोल ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, देखिए रोल ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 201 में दे रखा है कि व्हेन अ बिल इज रिजर्व्ड प्रेसिडेंट ग्रांट कर सकता है, विदहोल्ड कर सकता है या रिटर्न कर सकता है एक्सेप्ट मनी बिल।
क्योंकि हमें पता ही है मनी बिल जो है प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ बिल जो गवर्नर या प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन पर ही आते हैं, तो इसलिए वो रिटर्न नहीं किया जा सकता बिल वापस प्रेसिडेंट द्वारा या गवर्नर द्वारा। ठीक है, तो ये जो मनी बिल है इसका आर्टिकल बताइए आप लोग मुझे, अंडर आर्टिकल कौन सा होता है? 108। ठीक है, तो जब कमेंट सेक्शन में ये बताइए अंडर आर्टिकल 112 क्या चीज़ है। ठीक है, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, पर आप कमेंट्स में बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं लेजिस्लेचर, ये एक एक्सप्लिसिटली यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है कि लेजिस्लेचर मस्ट रिकंसिडर एंड एक्ट विद इन 6 मंथ्स ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये टाइम लिमिट याद रखिएगा कि 6 महीने के अंदर लेजिस्लेचर को रिकंसिडर करके एक्ट करना होगा अगर प्रेसिडेंट जो है बिल को रिटर्न किया है, एक्सेप्ट फॉर मनी बिल। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है कि कोई डिफाइंड टाइम लिमिट नहीं थी अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर या प्रेसिडेंट के लिए, जिसकी वजह से ऑफन डिलेज होते थे, लीगल एम्बिगिटीज आती थी, वेगनेस रहती थी। राइट, तो की हाईलाइट्स क्या क्या रही हैं जजमेंट की, वो देख लेते हैं एक बार। द कोर्ट रूल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ एन एब्सोल्यूट और पॉकेट वीटो बाय गवर्नर। ठीक है, ऐसा क्या गया है कि इस जजमेंट में ऐसा कहा गया है कि एब्सोल्यूट या पॉकेट वीटो नहीं है। अब ये जो वीटो पावर है ये किस आर्टिकल के अंदर आती है ये बताइएगा मुझे। ये सारे आर्टिकल्स जो मैंने मेंस के टाइम पर बहुत सारे फ्रेम किए थे, ऑल्दो आई एम फॉरगेटिंग अ लॉट ऑफ देम, बट अभी 2024 के मीन्स के लिए भी ये सारी जजमेंट्स आर्टिकल्स, ये जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं सिमिलर चीज़ ही आपको मीन्स में जो है एज वैल्यू एडिशन करनी है प्रेजेंट। बस वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन का गेम है, उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 12 अक्टूबर के बाद। पूरा मीन्स पर ही फोकस रहेगा हमारा। लेकिन अभी जो है यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट गवर्नर से रिलेटेड जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ठीक है, जैसे कि गवर्नर का आर्टिकल 153। ठीक है, 155 में क्या कहता है आर्टिकल, दैट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, ये कुछ आर्टिकल्स हैं, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैंने मेंस के लिए भी बहुत सारी फ्रेम किए थे, तो मैं बता देती हूँ जो जो मुझे याद आ रहे हैं। टेन्योर थी 156 में आर्टिकल में। ठीक है, टेन्योर ऑफ गवर्नर 5 years और प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहता है। ठीक है, और गवर्नर जो है एलिजिबल होता है रीअपॉइंटमेंट के लिए भी, ये याद रखिएगा आप। गवर्नर एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी हो सकता है। ठीक है, 200 हमने देख लिया, बहुत डिटेल में बार बार देख रहे हैं हम कि असेंट देता है बिल्स को। यही प्रेसिडेंट के लिए जो बिल जो है रिजर्व किया जाता है वो भी 200 आर्टिकल के अंदर कर दी है। और पॉकेट वीटो या ये वीटो पावर्स की जो बात होती है वो भी इसी आर्टिकल के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस की पावर देता है गवर्नर को। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर किस आर्टिकल के अंदर है। ठीक है, आर्टिकल बताइए, इसी को ही डिजिट को थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दीजिए, है ना। फिर 165 एक आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट लेजिस्लेचर से, एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल बताइए आप मुझे, दीजिएगा, अभी मैंने लिख ही दिया। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नर जो है किस तरीके से प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है रिकमेंड कर सकता है, प्रेसिडेंट रूल हमें सबको पता ही है। राइट, तो ये कुछ मेजर आर्टिकल्स हैं, मैंने बहुत सारे याद किए थे, बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी थी, जैसे जो मुझे ऑन टॉप ऑफ माई हेड अभी याद आ रहे हैं, पीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, उसमें क्या कहा गया था कि गवर्नर का रिमूवल जो है आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए नेचर में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो उस चीज़ को जस्टिफाई करते हुए गवर्नर बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर इज बाउंड टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसके बाद एक वेरी फेमस केस है नवम राबिया वर्सेस नवम रेबिया वर्सेस केस है ये। इसमें कहा गया था कि गवर्नर कैन नॉट एक्ट इन अ पार्टिसन मैनर। ठीक है, अभी मुझे यही याद आ रहे हैं, यही होता है जब हम रेगुलरली जो है रिवाइज नहीं करते रहते हैं। देखिए अभी 2024 के मीन्स को बिल्कुल टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आई एम फॉरगेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि हाइलाइट्स देख रहे थे हम कि ये जो है एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो एक्सरसाइज नहीं कर सकता गवर्नर जो है इंडेफिनिट डिले नहीं कर सकता अपॉन टेकिंग एक्शन ऑन बिल, और गवर्नर जो है मस्ट एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस। उसके लिए अभी अभी हमने एक जजमेंट पढ़ी है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए ये सब कि गवर्नर कैन नॉट रिजर्व री एनेक्टेड बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, ये चीज़ देख लीजिए। अगर एज स्टेटमेंट फ्रेम होता है कि अगर गवर्नर ने कोई बिल आया गवर्नर के पास, ठीक है, ये गवर्नर है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली बिल आया, गवर्नर ने रिटर्न किया रिकंसिडरेशन के लिए, और फिर रिकंसिडरेशन के बाद तो असेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए वो जो बिल आया रिकंसिडरेशन के बाद उसको वो नहीं प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व नहीं कर सकता। क्या वो गवर्नर बोले कि अब मैं जो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना चाहता हूँ, इफ़ यू वंस रिटर्न द बिल, जो भी चेंजेस लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा किए गए हैं वही गवर्नर को अप्रूव करने होंगे। अगर किए हैं तो भी, नहीं भी किए हैं तो भी गवर्नर को अप्रूव करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जो है डिटेल टाइमलाइन इशू कर दिया। ये बाकी सब कुछ जो है हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिया है। ये बस ये देख लीजिए कि 1 month की टाइम लिमिट दी गई है कि वेदर गवर्नर को असेंट देना है, रेफर करना है। ठीक है,
कुछ भी करना है वो विदिन 1 मंथ करना है गवर्नर को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे ये देख लीजिए, रिफ्यूजल टू असेंट रिटर्निंग द बिल, इसमें क्या है, मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 3 मंथ्स फॉर द एंटायर प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है। अदरवाइज अगर गवर्नर ऐसा नहीं करता, ये 1 मंथ के टाइम लिमिट फॉर एग्जाम्पल कि अगर ना करे गवर्नर तो क्या होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कि एंटायर प्रोसेस के बिल गवर्नर को भेजा गया, गवर्नर ने कंसीडर किया, पढ़ा लिखा, जो भी करना है उसे रिटर्न किया, फिर वापस लेजिस्लेटिव असेंबली ने चेंजेस किए, जो भी किया और वापस गवर्नर को भेजा। इस एंटायर प्रोसेस में सिर्फ 3 महीने लगने चाहिए, ठीक है, ये कहा गया है यहाँ पर। उसके बाद ये सिमिलर चीज़ें, इन्वोकेशन ऑफ आर्टिकल 142 हुआ है इसके अंतर्गत, क्या है ये हमने ऑलरेडी देख लिया था ऊपर कि कंप्लीट जस्टिस का क्लॉज है, जिसके द्वारा जो है ये 12 बिल ऐसे थे लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा जो पास किए गए थे तमिलनाडु में, जिनको गवर्नर ने कोई डिसीजन ही नहीं लिया उस पर, पता नहीं कि क्या स्टैंड है गवर्नर का। तो इसलिए इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 10 ऐसे बिल तमिलनाडु असेंबली के उनको आर डीम टू बी गिवन असेंट, ठीक है, उनको असेंट दिया जाता है क्योंकि गवर्नर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले किया। तो आते हैं यहाँ पे वेरी फेवरेट टॉपिक महाकुंभ, ठीक है। 2024 मीन्स के लिए भी बहुत प्रिपेयर किया बच्चों ने, पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, नॉट इवन इन ऐसे, ठीक है। तो देख लेते हैं, अभी आता है प्रीलिम्स में, यानी बहुत कम चांसेस हैं, बट ठीक है देख लेते हैं। महाकुंभ जो है प्रयागराज में हुआ, तो आप देख लीजिए कि 13 जनवरी से डबल कर दीजिए 13 का 26 फरवरी तक महाकुंभ चला है। और ये गंगा यमुना एंड इनविजिबल जैसे मैथोलॉजिकल सरस्वती रिवर, इसका त्रिवेणी संगम पर ये सेलिब्रेट किया गया है महाकुंभ। यहाँ पे देखते हैं महाकुंभ इज ऑर्गेनाइज, नहीं ये गलत लिखा है, कुंभ इज ऑर्गेनाइज एवरी 12 ईयर्स। महाकुंभ जो है 144 ईयर्स में 12 into 12, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया है। ये 4 मेजर साइट्स हैं जहाँ कुंभ का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्या क्या है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, ठीक है। इसका कोई एक्रोनिम बना लो, समझ में नहीं आ रहा, पुण्य कर लो, है ना, महाकुंभ में ना आगे पुण्य प्राप्त होता है आपको। तो आई नो इट्स नॉट द स्पेलिंग, बट अब एक्रोनिम बनाना ही नहीं, याद करने के लिए प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, ठीक है। कि हाईलाइट्स क्या रहे महाकुंभ के वो देख लेते हैं कि ये पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ है 13 जनवरी 2025 को, ठीक है। फर्स्ट जो शाही स्नान शुरू हुआ 14 जनवरी को, मकर संक्रांति थी। मुझे लगता नहीं है इस पर बेस क्वेश्चन आएगा, पर बस ठीक है देख लो, एक बार सुन लो वीडियो में, ठीक है। ये माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को मनाएगी और महाशिवरात्रि के साथ 26 फरवरी को ये समाप्त हुआ, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ देख लीजिए कि 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड गंगा क्लीनिंग को लेकर 329 एम्प्लॉइज़ लगाकर जो है गंगा क्लीनिंग कैंपेन एट द सेम टाइम इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये चीज़ बहुत खुशी की बात नहीं है कि हम सफाई के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं जस्ट बिकॉज एक हमारा ग्रैंड फेस्टिवल होने वाला है। नॉर्मली भी हमारी रिवर साफ़ होनी चाहिए। इस चीज़ में जो है एक सिविक सेंस बहुत लैक करता है इंडिया में। आई थिंक स्कूल से ही बच्चों को साफ़ सफाई जो है, कचरा डस्टबिन में फेंकना है, अपना कचरा अपने पास रखें जब तक आपको डस्टबिन ना मिले, ये सब बेसिक एटिकेट्स हैं जो एट टाइम्स मैं भी देखती हूँ आसपास रोड पे लोग जो है तम्बाकू के पैकेट फेंक रहे हैं, प्लास्टिक बॉटल कोल्ड ड्रिंक की पी के फेंक दे रहे हैं, एकदम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनके अंदर, ठीक है। पर क्या कर सकते हैं, यही बनाया। सेकंड रिकॉर्ड देख लीजिए, 19,000 सैनिटेशन वर्कर लग के जो है 4 डिफरेंट जोन में साफ़ किया है महाकुंभ के लिए फेयर एरिया को, ये भी रिकॉर्ड बन गया है, वाह, ठीक है। तीसरा रिकॉर्ड देखिए, ये एक अच्छा रिकॉर्ड है, गुड वन, कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैंड पेंटिंग बनाई है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 10,109 लोग मिलकर महाकुंभ है, ठीक है। ये अच्छी बात है। साफ़ सफाई को क्या है, आप अपना घर तो आपको अपना देश साफ रखना ही चाहिए वैसे भी, ठीक है। ये जो आर्ट वर्क है जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैंड पेंटिंग है, ये 80 फीट लंबी है और 5 फीट चौड़ी है, 8 फीट वाइड एंड 80 फीट लॉन्ग, सिंबलाइजिंग द यूनिटी, सोशल हार्मनी एंड कलेक्टिव स्पिरिट, ठीक है। लार्जेस्ट क्राउड का जो है रिकॉर्ड सेट नहीं कर पाया महाकुंभ, ऑल्दो लार्जेस्ट क्राउड गैदर हुआ था, लेकिन इसमें क्या है, एक प्री कंडीशन होती है कि गवर्नमेंट को पहले ही इन्फॉर्म करना होता है इंटरनेशनल एजेंसीज़ को बिफोर हैंड कि हम रिकॉर्ड सेट करने वाले हैं, आप लोग आके पहले प्रिपरेशन कर लीजिए। फिर यहाँ पे देख लीजिए कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारे योगी जी जो हैं, उन्होंने यहाँ पे बुद्धिस्ट महाकुंभ यात्रा भी ऑर्गेनाइज़ करी है महाकुंभ नगर में। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि नेक्स्ट कुंभ जो है, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं, बजट वगैरह कितना था, 6,382 करोड़ इसका बजट था, ठीक है। ये जो फिगर्स होती है ना, दीज क्वेश्चन जिनके पीछे हम इतना भागते हैं, वो 1-2 क्वेश्चन ही होते हैं और उनसे उतना फर्क पड़ता नहीं है। एज लॉन्ग एज योर स्टैटिक इज स्ट्रॉन्ग, आप ऐसे क्वेश्चन पे मत ध्यान दीजिए, ठीक है। आफ्टर प्रयागराज जो नेक्स्ट कुंभ जो है नासिक में होगा 2027 में, गोदावरी रिवर के अलॉन्ग ये कुंभ जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। पूर्ण कुंभ जो है उज्जैन में होगा 2028 में और हरिद्वार में होगा 2033 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि जो कुंभ जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को डिक्लेयर किया गया और ऑलरेडी 2017 में, और क्या क्या इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर किए गए हैं, गरबा फ्रॉम गुजरात, ठीक है। और बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे। दुर्गा पूजा फ्रॉम कोलकाता एंड वॉट ऑल आदर, ठीक
ठीक है। कुंभ जो है 2019 का जो था उसने भी 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे कि लार्जेस्ट ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट प्लान बनाया गया था, बिगेस्ट पेंटिंग बनाई गई थी तब भी, ठीक है, अंडर पेंट माई सिटी स्कीम। तो आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये वाले अलग हैं 3 जो अभी महाकुंभ के दौरान बने हैं और ये 2019 के हैं। वेरी रेयर चांस टू आस्क दीज थिंग्स, बट ठीक है। कुंभ मेला 2025 का लोगो जो है चीफ मिनिस्टर योगी द्वारा अनवील किया गया। ये क्या है, इसमें जो है एक अमृत कलश है, एक मंदिर है, एक इमेज है हनुमान जी की, एक अर्न, एक पॉट टाइप कुछ है, एक अक्षयवट ट्री है, ठीक है। बस ये याद रख लीजिए, अक्षयवट ट्री है, अमृत कलश है, हनुमान जी की इमेज है। इट इज सिम्बलाइजिंग द कॉन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ह्यूमैनिटी इन सनातन सिविलाइजेशन, ठीक है। कुंभ वाणी या कुंभ मंगल ध्वनि, ये क्या है देख लीजिए। ये चीफ मिनिस्टर जी जो हैं योगी जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया ऑल इंडिया रेडियो का स्पेशल कुंभ वाणी चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। ये सर्किट हाउस प्रयागराज से, और ड्यूरिंग दिस इवेंट कुंभ मंगल ध्वनि भी लॉन्च की गई, ठीक है। याद कर लीजिए, ऑल इंडिया रेडियो है और कुछ नहीं, ठीक है। 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस, वेरी बहुत करंट अफेयर्स में रहा है। मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज एंड बंगाली जो है क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई। क्लासिकल लैंग्वेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आप लोग मुझे ऑफिशियल लैंग्वेजेस किस पार्ट में है ऑफ कौन सा एडिशन, वो कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। अभी तक कितनी थी वो देख लेते हैं और कौन सी, ये याद रखिए, मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज, बंगाली, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेजेस की कैटेगरी 12 अक्टूबर 2004 में पहली तमिल भाषा को जो है क्लासिकल का स्टेटस दिया गया। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक ऐसी कैटेगरी क्रिएट करते हैं। इसके क्राइटेरियाज क्या हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेजेस डिक्लेयर की जाएंगी। हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए, बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर एंड टेक्स्ट, ठीक है। लिटरेरी ट्रेडिशन मस्ट बी ओरिजिनल, ठीक है, कहीं से बोरोड नहीं होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया थे। उसके बाद लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमेटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा बनाई गई अंडर साहित्य अकादमी 2004 में, टू एग्जामिन जो भी प्रपोजल आ रहे हैं दूसरी भाषाओं के लिए कि हमें भी क्लासिकल लैंग्वेज बनाइए, हमें भी, तो उनको जो है अप्रूव करने के लिए ये लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, ठीक है। उसमें पहले से देखिए कौन कौन से थे, तमिल, उसके बाद संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ये उड़िया और हमारी ये हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं वो रिलेट कर सकते हैं संस्कृत, ठीक है। ये 2 अलग हैं। बाकी ये देखिए साउथ की जितनी भी आपको पता हूँ, तमिल होगी, तेलुगु होगी, कन्नड़ होगी, मलयालम होगी, ये सारी। उसके बाद अभी कौन सी, मराठी भी इंक्लूड हो गई है, पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगाली, ठीक है। याद कर लीजिए आप, जैसे BP मैप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। बंगाली, पाली, प्राकृत, मराठी, असमीज, कोई भी एक्रोनिम बना के याद कर लीजिए। कुछ न्यू रूल बनाए गए हैं। पहले क्राइटेरिया क्या था, अभी क्राइटेरिया थोड़ा चेंज कर दिया गया है। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमेटी जो है साहित्य अकादमी के अंदर, उन्होंने 2024 में नए क्राइटेरियाज लेकर आए हैं वो, कि हाई एंटिक्विटी तो होनी चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 to 2000 ईयर्स, ठीक है। रिकॉर्डेड या टेक्स्ट में बेस्ड हिस्ट्री होनी चाहिए लैंग्वेज की। उसके बाद एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट होना चाहिए बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर्स, ठीक है, वो काफ़ी पीढ़ियों द्वारा बोली जाने वाली होनी चाहिए। नॉलेज टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर कुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स करेंट फॉर्म और कुड बी डिसकंटिन्यूस विद लेटर फॉर्म्स ऑफ इट्स ऑफशूट्स, ठीक है। कि अभी जो है विद टाइम इवॉल्व होते होते वो थोड़ी बहुत बदल भी जाती है, तो उसे भी कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। ये सब मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली, ये सब फुलफिल करते हैं ये वाले क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद देखिए COP29 UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। ये बाकू अजरबैजान में हुआ था। इसकी तारीख भी याद रखिए और जगह भी याद रखिए। बाकू अजरबैजान 11 से 24 नवंबर 2024 में कंडक्ट हुआ। ये की हाईलाइट क्या है इसका, न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल, ठीक है, कमिटमेंट टू ट्रिपल क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। $300 बिलियन कर दिया है बाई 2035। पहले कितना था, $100 बिलियन था, ठीक है। इसमें क्या है, COP29 फाइनलाइज की मैकेनिज्म फॉर कार्बन मार्केट्स, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कुछ कार्बन ट्रेडिंग के मार्केट्स हैं, ठीक है, उन्हें उनके लिए की मैकेनिज्म्स फाइनलाइज किया गया। आर्टिकल 6.2 देख लीजिए क्या है। 6.2 कहता है इनेबल्स कंट्रीज टू ट्रेड कार्बन क्रेडिट्स म्यूचुअली, ठीक है। 6.4 क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 6.4 आपका ये पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म ये इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज कार्बन एमिशन ऑफसेट एंड ट्रेडिंग सिस्टम है ये, ठीक है, जो कि इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ग्लोबल कार्बन ट्रेडिंग को, ठीक है। कौन सी कंट्रीज आपस में म्यूचुअली ट्रेड कर रही हैं, कौन किसके साथ ट्रेड कर रहा है, कितने सो फार उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, उस सब का जो है एक सेंट्रलाइज रिकॉर्ड रखेगा ये पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिक्लेरेशन ऑन रिड्यूसिंग मीथेन, ये साइन किया गया है सेवरल कंट्रीज़ द्वारा। इसमें देखिए US भी है, ये इंपॉर्टेंट है जानना कि US है, क्योंकि नॉर्मली अभी US क्या कर रहा है, हर चीज़ से विड्रॉ कर रहा है। पेरिस एग्रीमेंट हो गया आपका, WHO हो गया, हर चीज़ से विड्रॉ कर रहा है ये, बड़ा ही अनरिलायबल पार्टनर है, ठीक है।
यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इंडिया सिग्नेटरी नहीं है इसका डिक्लेरेशन ऑन रिड्यूसिंग मीथेन का, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ ठीक है, बस आप ये देखिए यूएस है उसमें और इंडिया नहीं है, ठीक है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बाकू हारमोनिया इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स जो है ये साइन हुआ है यहाँ पर, ये याद रखिएगा कि COP29 का ही एक इनिशिएटिव है, ये जो है फाओ के साथ कोलैबोरेशन में आया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देख लीजिए नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स 2020-21 के और 21-22 दोनों के 8th and 9th एडिशन साथ में आए हैं। ये देख लेते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट डेटा है मैं बस वो बता दूँ आपको। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज़ किया है, ठीक है। उसके बाद ये गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है बढ़ रहा है, राइजिंग है, अच्छी बात है ये, क्योंकि फिर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ पीपल विल डिक्रीज, जो कि अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर इन GDP है 1.13% से 1.84% हो गया, अभी भी बहुत कम है बट ठीक है, इंक्रीज़ हुआ है 2021-22 में। फिर उसके बाद देख लीजिए कि ये देख लीजिए हम बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये भी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। जनरल जो है ज़्यादा है 6.12, और ये देखने की उतनी ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक। देखिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में रिड्यूस हुआ है, 39.4% हो गया फिलहाल, ठीक है, ये याद रखिएगा 2021-22 के अकॉर्डिंग। पहले कितना था, 62.6% था 2014-15 में। ये सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है, ये भी अच्छी बात है, सोशल सिक्योरिटी नेट मिलना चाहिए लोगों को, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट जो है इतना रहा है, मुझे नहीं लगता ये आपको डिजिट्स याद करने की ज़रूरत है, बस आप ये देख लीजिए 3.73% ऑफ GDP टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो देखा ये है आपका गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर 3.73% है। फिर उसके बाद यहाँ पे लेडी जस्टिस का स्टैचू जो है बना है ना, पहला जो ये अगर आप देखेंगे तो इट इज़ अ स्टेप बाय गवर्नमेंट टू, ये जो पंच प्रण जो है अमृतकाल में लिए गए हैं, पंच प्रण मतलब 5 वाउस, ठीक है। इसमें क्या क्या है कि आपको जो है कॉलोनियल हिस्ट्री जो है आपकी कॉलोनियल लेगेसी जो रही है उसको टू डू अवे विद दिस थिंग, ठीक है। उसी को लेकर ये स्टेप है कि जो लेडी जस्टिस जो अंधा कानून को रिप्रेजेंट करते हुए एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो दिखाई जाती है होल्डिंग अ सेट ऑफ स्केल्स, उसको रिप्लेस कर दिया गया है एक इंडियन अवतार के साथ, ठीक है। द वुमेन इज़ वेयरिंग साड़ी इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल रोब, ठीक है। और ये ब्लाइंड फोल्ड जो है हटा दिया गया है, अब कानून जो है सबको बराबर देखेगा, ठीक है। एक थॉटफुल इन्फॉर्म्ड गाइडेड डिसीजन लेगा। और ये जो एक हाथ में स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी अर्लियर, उसको एक कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिप्लेस किया गया है, ठीक है, ये याद कर लीजिए। उसके बाद ये IPC CRPC, ये IPC को BNS भारतीय न्याय संहिता, CRPC क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, है ना। और एक और भी है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को बदल के क्या कर दिया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। ये क्या है, ट्राइबल वेलफेयर के लिए, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इंप्रूव करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में अनाउंस किया था ये स्कीम, ठीक है। ये फुल कवरेज ऑफ ट्राइबल फैमिलीज़ किया जाएगा ट्राइबल डोमिनेंट विलेजेस एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। ये कितनी विलेजेस हैं, कितनी ट्राइबल पॉपुलेशन, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं। फिर ये 25 प्रोग्राम्स इंप्लीमेंटेड बाय 17 मिनिस्ट्रीज़ होंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म जो है प्रमोट करेगी 1000 होम स्टेज अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम, ताकि जो है टूरिज़्म ये जो फार फ्लंग नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ हो गए या नक्सल अफेक्टेड अर्लियर जो डिस्ट्रिक्ट्स थे या एरियाज़ थे, तो वहाँ पर भी टूरिज़्म प्रमोट हो, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो है अच्छे से रोज़गार मिले, एक्सेप्ट फॉर ILP स्टेट्स, है ना, वहाँ तो इनर लाइन परमिट लेकर आपको जाना पड़ता है, वो वाले एरियाज़ नहीं, जो नॉर्मल ट्राइबल एरियाज़ है उनको टूरिज़्म प्रमोट किया जाए, इसलिए लोगों को भरोसा हो, इसलिए गवर्नमेंट अप्रूव होम स्टेज अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 2 अक्टूबर 2024 को जो है PM जुगा स्कीम नोटिफाई की गई। हाउ इज़ इट, मतलब ये इसका एक्रोनिम समझ में नहीं आ रहा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है। ये याद रखिए कि किससे रिलेटेड है, बस कि 2 अक्टूबर को नोटिफाई की गई है और ट्राइबल वेलफेयर के लिए है, ठीक है। सिमिलरली सेम थिंग इज मेंशन हियर, इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ट्राइबल एरियाज प्रमोट करने के लिए है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है। फिर PM स्वानिधि स्कीम हो गई आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PM स्वानिधि ये जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स इंस्पायरिंग एक्सेलेंस की PM स्वानिधि की क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं सो फार, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। 18 जुलाई 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है। ये कुछ अवार्ड्स, प्रेज अवार्ड्स दिए गए हैं अंडर PM स्वानिधि। क्या क्या अवार्ड की कैटेगरीज हैं ये देख लीजिए। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स, लोन परफॉर्मेंस में कौन सी लार्ज स्टेट्स में है, मध्य प्रदेश,
स्मॉल स्टेट्स एंड यूटीज़ में है आपका लद्दाख, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप ये कैटेगरीज देख लीजिए डिफरेंट। पहले तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स लोन परफॉर्मेंस है, फिर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस में मध्य प्रदेश ही आ गया, ठीक है। मध्य प्रदेश वैसे भी स्वच्छता में भी कौन सा सिटी है, इंदौर नंबर 1 पे रहता है ना, उससे याद रखिए। यहाँ पर भी ये स्वानी, ओके। यहाँ पे देखिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में लोन परफॉर्मेंस में मध्य प्रदेश है और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में भी मध्य प्रदेश है। उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, ये स्टेट्स की बात हो रही थी। अब अर्बन लोकल बॉडीज़ में लोन परफॉर्मेंस में जो है आपकी पहली दिल्ली है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, और दूसरी आपकी उज्जैन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये जो मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन वाला क्राइटेरिया उसमें दिल्ली है, और 1 से 10 लाख वाली पॉपुलेशन मेजर सिटी में उज्जैन है। उसके बाद अर्बन लोकल बॉडी स्वानिधि से समृद्धि अचीवमेंट में ये याद रखिएगा आपका मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन वाले में वाराणसी है, और 1 से 10 लाख वाली पॉपुलेशन में झांसी है नंबर 1 पे, ठीक है। उसके बाद इस पे आते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट ठीक है देख लीजिए। ये 9 जून को जो है नरेंद्र मोदी जी ने तीसरा टर्म अपना जो है शपथ लिया एज इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कौन शपथ दिलाता है प्राइम मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ शपथ लिया सेम डे। उसके बाद देख लीजिए इसमें से जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से 7 वुमेन है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 293 MPs का सपोर्ट मिला है लोकसभा में इन्हें। उसके बाद 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, नरेंद्र मोदी जी जो है 2nd ऐसे लीडर हैं जिन्होंने 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म सिक्योर की है आफ्टर जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने भी की थी 52, 57 और 62 के जनरल इलेक्शंस में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी नो 1964 में नेहरू जी का देहांत हो गया, तो ही कुड नॉट कंप्लीट दिस टर्म, ठीक है। उसके बाद देखिए जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनके बाई इलेक्शंस वगैरह नॉट दैट इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि ये जनरल इलेक्शन जो है 19 अप्रैल से 1 जून 2024 में 7 फेजेज़ में हुई थे, ये याद रखिएगा 7 फेजेज़ में हुए थे, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड लॉन्गेस्ट पोलिंग एक्सरसाइज है जो कि 44 डेज तक लास्ट की थी। फर्स्ट टाइम जो है इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स विद डिसेबिलिटीज़ दोज ओवर एज ऑफ 85 उन्हें कास्ट बैलेट्स फ्रॉम देयर होम्स अलाउ किया था, ठीक है। ये भी देख लीजिए यहाँ पे कि स्टेट्स ऑफ यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल जो है यहाँ पर भी इलेक्शंस ऑल 7 फेजेस में कंडक्ट किए गए थे। ये फॉर द फर्स्ट टाइम जो है 1.8 करोड़ वोटर्स थे 18 से 19 वर्ष के, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट देख लीजिए शोम्पेन ट्राइब है ग्रेट निकोबार आइलैंड्स की, जिन्होंने पहली बार वोट्स दिए हैं जनरल इलेक्शन में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे कि वोटर टर्नआउट कितना था 65.79%। हाईएस्ट किस स्टेट या यूटी में था 84.16% था लक्षद्वीप में, फॉलोड बाई आसाम 81.56%, ठीक है। लोवेस्ट कहाँ पे था? अनफॉर्चुनेटली बिहार में था, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हुई 240 सीट्स के साथ, और उन्होंने जो है एनडीए जो उनका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसके साथ मिलकर 292 सीट्स सिक्योर करी आउट ऑफ 543 सीट्स, ठीक है। ये याद रखिएगा 543 है लोकसभा। उसके बाद जो कांग्रेस लेड ये इंडिया ब्लॉक है इन्होंने जो है 234 सीट्स सिक्योर करी हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रकीबुल हुसैन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, इन्होंने लार्जेस्ट विक्ट्री मार्जिन सो फार अचीव करी है। धुबरी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं आसाम के, इन्होंने ओवर 10 लाख वोट से जीत हासिल करी है 10.1 लाख, ठीक। फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे अब यहाँ पे हमने देखा था कि लार्जेस्ट विक्ट्री मार्जिन ओवर 10 लाख वोट्स थी, है ना। यहाँ पे देखेंगे आप स्मॉलेस्ट FS5 बोले कि स्मॉलेस्ट मार्जिन जो है 48 वोट से मात्र जो है रविंद्र दत्ताराम वायकर शिवसेना से जीत हासिल किए है, उन्होंने मुंबई नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से। उसके बाद देख लीजिए 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिलेक्ट हुए 18th लोकसभा में, जिसमें से 74 आर वुमेन विच कंप्राइजेस 13.6% ऑफ टोटल, ठीक है। यंगेस्ट MP जो है पुष्पेंद्र सरोज जी हैं कौशाम्बी यूपी से, 25 साल के हैं। शुंभावी चौधरी हैं समस्तीपुर बिहार से, वो भी 25 साल के हैं। और प्रिया सरोज जी हैं मछली शहर जौनपुर से, वो भी 25 साल की। ये शायद जो है प्रिया सरोज जी MP बनी है, ये क्रिकेटर रिंकू सिंह के साथ शादी हुई है ना, वही है, ठीक है। ये इनॉग्रेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस हुआ है, ठीक है, राजगीर बिहार में, ये याद रखिए। उसके बाद देख लीजिए कि ये किसने बनाया था नालंदा यूनिवर्सिटी, राइट, गुप्ता एम्परर कुमार गुप्त थे जिन्होंने फाउंड किया था नालंदा यूनिवर्सिटी 422 से में, ठीक है। 427 कॉमन एरा में ये जो है फ्लरिश किया है 600 साल। और उसके बाद 12th सेंचुरी में कौन थे वो? बख्तियार खिलजी, जिसने अटैक किया था और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, बख्तियार खिलजी इन 1193 AD एनो डोमिनी में,
ठीक है। तो 600 साल ये फ्लरिश किया अंटिल 12th सेंचुरी। उसके बाद देख लीजिए कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी के रूम्स वर डिस्कवर्ड बाय फ्रैंकिस बुकनन 1812 में। बाद में इसको आइडेंटिफाई किया गया कि ये जो है नालंदा यूनिवर्सिटी बाय अलेक्जेंडर कनिंघम इन 1861। ठीक है। उसके बाद देखिए 2014 से सितंबर 2014 से नालंदा यूनिवर्सिटी जो ओपन की गई है फॉर फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये याद रखिएगा 2014 है। ये हिस्टोरिकल मोमेंट था क्योंकि आफ्टर गैप ऑफ नियरली 8 सेंचुरीज 12th सेंचुरी में ये जो है डिस्ट्रॉय की गई। उसके बाद 2014 में ये रीओपन की गई है। ऑब्वियसली विद अ डिफरेंट कैंपस, मतलब सेम वो जो रूम्स थे उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। उसके पास में ही एक अलग लैंड पीस एलोकेट करके जो है एक नया कैंपस बनाया गया। इससे रिलेटेड एक एक्ट भी है, देख लीजिए, नालंदा यूनिवर्सिटी बिल 2010 राज्यसभा में तब इंट्रोड्यूस हुआ था, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑफिशियल इंप्लीमेंट हुआ 25 नवंबर 2010 को। और ये जो है ये देखिए सेम चीज़ 455 एकड़ की साइट जो है एंशियंट रूम्स के पास बिहार गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है नया कैंपस बनाने के लिए। इसके जो नए कैंपस के आर्किटेक्ट हैं वो हैं पद्म विभूषण अवार्डेड BV दोषी जी। ठीक है, ये वास्तुशिल्प संगठन के जो आर्किटेक्ट हैं, इन्होंने एक इको फ्रेंडली कैंपस बनाया गया जो कि नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। ठीक है, राजीव कठपलिया इन्होंने भी आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूट किया है। तो ये तो याद ही रखिएगा, पद्म विभूषण BV दोषी जी और दूसरे हैं राजीव कठपलिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे विकसित कृषि संकल्प अभियान। ठीक है, ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं आपके शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने लॉन्च किया है। ये जो कैंपेन है ये 15 दिन चली है, 29 मई 2025 को लॉन्च की गई पूरी उड़ीसा से। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि द कैंपेन एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन साइंटिफिक एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ग्रास रूट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये टारगेट करता है ओवर 1.5 करोड़ फार्मर्स इन मोर देन 700 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पैन इंडिया स्कीम्स होती हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स में है ये। अगर कोई कि हाँ लिमिटेड सिर्फ इतनी डिस्ट्रिक्ट्स में तब आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि द इनिशिएटिव इज सपोर्टेड बाय 16,000 एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड 2,170 इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स वर्किंग अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, कैंपेन की हाईलाइट्स क्या हैं देख लीजिए। यहाँ पे मोतिहारी बिहार में जो है कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर एक 6 करोड़ का एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो है अनाउंस किया गया है। उसके बाद बस इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एंटायर थिंग दिस इज, क्योंकि वो ना इस तरीके के पूसा इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है, ये RA में भी पूछा गया है, UPPCS काफ़ी पूछती है ये चीज़। तो बस आप ये याद रखिए, ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, वैसे मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, तो वो कहाँ पे हैदराबाद में है, तेलंगाना में आपका। ठीक है, वहाँ पर ये फाउंडेशन स्टोन फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मिलेट्स भी रखा गया है, ग्लोबल सेंटर है ऑन एक्सीलेंस ऑन मिलेट्स। ठीक है, न्यूट्री सीरियल इनोवेशन करने के लिए इंडिया की लीडरशिप रोल को जो है प्रमोट करने के लिए। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसके बाद उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाइए 10 ईयर्स ऑफ सुरक्षा जन सुरक्षा स्कीम। ये जो है इसकी तारीख याद कर लीजिए क्योंकि इस स्कीम को 10 साल हो गए। तो 9 मई 2025 को जो है 3 जन सुरक्षा स्कीम्स ने 10 साल पूरे किए। ठीक है, तो ऑफकोर्स 9 मई 2015 को लॉन्च हुई होंगी वो, जब 10 साल पूरे हुए हैं अभी। तो वो 3 स्कीम्स कौन कौन सी हैं जिन्होंने पूरा किया है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है और अटल पेंशन योजना। तो ये सारी क्या है? सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है। ये सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ये देखिए 9 मई 2015। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये याद कर सकते हैं आप, 23.6 करोड़ एनरोलमेंट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। 51 करोड़ हाईएस्ट है किसमें? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। ठीक है, उसके बाद 7.6 किसमें? अटल पेंशन योजना में। छोटा नाम है इसलिए इस तरीके से आप कैसे भी याद कर लीजिएगा कि अप्रैल 2025 तक, 9 मई को जो है 10 साल पूरे किए हैं, तो अप्रैल तक काउंट किया है, तो इतने एनरोलमेंट्स थे। जीवन ज्योति बीमा योजना में 23.6, सुरक्षा बीमा योजना में हाईएस्ट 51 और अटल पेंशन में 7.6 करोड़ एनरोलमेंट्स। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल इनकी क्या है कि जो आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है वो लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, इसका प्रीमियम लेस देन 2 रुपीज़ पर डे से शुरू होता है, पर डे है ये देख लीजिए। ठीक है, सो फार ये फिगर याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बस हमने एक ये फिगर याद करिए, अगर होना होगा तो इससे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज ये सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई वुड नॉट रिकमेंड। 23.6 करोड़ जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की एनरोलमेंट है। सुरक्षा बीमा योजना की 51 करोड़ है। ठीक है, और ये क्या है? ये जो है आपको एक टू प्रोवाइड एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर फॉर डेथ और डिसेबिलिटी। ठीक है, अगर किसी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है या डिसेबल हो जाते हैं तो आपको कवरेज प्रोवाइड करता है, एक सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करती है ये इसकी, ऑफ अप टू 2 लाख टू अ पर्सन एज बिटवीन 18 से 70 ईयर्स की होनी चाहिए। और मिनिमम प्रीमियम जो है इसमें लेस देन 2 रुपीज़ पर मंथ है। यहाँ पे हमने देखा 2 रुपीज़ पर डे लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे मंथ है और इसकी कवरेज हमने देखी ली ओवर 51 करोड़ है।
ठीक है। और अटल पेंशन योजना क्या है? ये एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है फॉर ऑल इंडियंस स्पेशली पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड, ठीक है, एंड द वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही मेजरली सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड होती है, पीएफ वगैरह का, प्रोविडेंट फंड वगैरह का फीचर नहीं होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और हमारी जो लेबर फोर्स है उसका मेजर जो हिस्सा है वो अनऑर्गेनाइज है, ठीक है। तो इसमें हमने देख लिया 7.6 करोड़ का एनरोलमेंट है, और इसमें फीमेल जो है 47% सब्सक्राइबर्स हैं इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। बस इतना ही जाना है इसमें। उसके बाद आते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इसमें क्या है? इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है 25 दिसंबर क्रिसमस डे के दिन 2024 में, ठीक है। पिछले साल से हम सुनते आ रहे हैं ये स्कीम ऐसी सॉरी प्रोजेक्ट, है ना। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट यूपी और एमपी के बीच में है, बुंदेलखंड रीजन को पानी देने के लिए, है ना, जो भी वाटर स्कैर्स रीजन है और वाटर अबंडेंट रीजन है, उन दोनों को कनेक्ट करके एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो सके उसके लिए है ये जो है प्रोजेक्ट कहाँ से लॉन्च किया गया है? खजुराहो मध्य प्रदेश में, अंडर नेशनल रिवर लिंकिंग इंटरलिंकिंग पॉलिसी के अंतर्गत जो है इसको लाया गया है। ये 45,000 करोड़ का इनिशिएटिव है। ये जो है पार्ट किसका है? नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग रिवर्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू रिजॉल्व वाटर स्कैर्सिटी इन बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। ये इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी एंड एमपी बेनिफिटिंग लैक्स ऑफ फार्मर फैमिलीज। द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज टू पीपल इन द रीजन, सॉरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बनाया जाएगा जो कि मोर देन 1000 मेगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो के बारे में देख लेते कि ऑफकोर्स केन रिवर और बेतवा रिवर जो कि दोनों ही ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की, उनको लिंक करेगा। और ये जो है कैनाल जो है केन बेतवा लिंक कैनाल, ये 221 किलोमीटर लंबी है और 2 किलोमीटर लॉन्ग इसकी टनल है। ये जो है फर्स्ट प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है। ये जो प्लान है 1980 में प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लॉन्च ऑफ क्रूज भारत मिशन, ठीक है। इसमें क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्रूज भारत मिशन मुंबई पोर्ट से 30 सितंबर 2024 को टू बूस्ट क्रूज टूरिज्म, जो आपका क्रूज बेस्ड टूरिज्म है सी क्रूज और रिवर क्रूज का, उसको जो है बूस्ट करने की बात करी गई है। इसमें क्या है? क्रूज बेस्ड जो टूरिज्म इंडिया का उसको डबल करना है, कब तक? विद इन 5 ईयर्स, 2029 तक, ठीक है। 2024 में लॉन्च हुआ था, 5 साल का टारगेट है कि डबल करना है क्रूज बेस्ड टूरिज्म। ये जो है 4 लाख लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है 3 फेजेज में इंप्लीमेंट होगा क्रूज भारत मिशन, ठीक है। यहाँ पर ये डिटेल में दिया हुआ है। फर्स्ट फेज में जो है मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम क्रूज अलायंसेज एंड फ्रॉम क्रूज अलायंसेज, ठीक है। फेज 2 में जो है न्यू क्रूज टर्मिनल, देखिए आसान भाषा में बताऊँ तो पहले जो एग्जिस्टिंग क्रूज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। सेकंड फेज में नए कुछ क्रूज टर्मिनल्स बनाए जाएंगे, सर्किट्स बनाए जाएंगे, और तीसरे फेज में जाके दोनों को इंटरलिंक कर दिया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे सी क्रूज पैसेंजर्स जो है 0.5 मिलियन है, इसको 1 मिलियन करना है 2029 तक, फेज 3 तक, है ना। रिवर बेस्ड जो क्रूज टूरिज्म है उसमें भी 0.5 मिलियन टूरिस्ट हैं, लेकिन उसको 1.5 मिलियन करना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि रिवर जो है गंगा में जो है गंगा विलास क्रूज हो गया, है ना, काफ़ी लग्जरी क्रूजेज होती हैं ये। तो सी में जो है बहुत लिमिटेड लोग होंगे जो अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि आप सी बेस्ड क्रूज टूरिज्म में एक कंट्री से, इंडिया से दूसरी कंट्री जा रहे हैं या फिर रिटर्न आ रहे हैं, इट कॉस्ट लाइक लैक्स ऑफ रुपीज़, ठीक है। ओवरनाइट भी उनकी लाखों में होती है जो एक्सपेंडिचर है ये क्रूज बेस्ड, ठीक है। तो हो सकता है कि रिवर बेस्ड अगर आप गंगा में एक शहर से दूसरे शहर जाएं तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा लोग जा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है सी बेस्ड जो क्रूज पैसेंजर्स हैं ये बहुत लिमिटेड है, जो करोड़पति अरबपति लोग हैं ना, वो लोग ऐसी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, या आजकल ये जो क्रिएटर इकोनॉमी बूम है वो लोग भी कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका टारगेट है 0.5 मिलियन से 1 मिलियन ओनली, और यहाँ पे रिवर क्रूज पैसेंजर्स का टारगेट है 0.5 मिलियन से 1.5 मिलियन 2029 तक, ठीक है। बस ये याद रखिएगा 2029 तक है ये, ठीक है। उसके बाद क्रूज कॉल्स एंड ऑल ये सब देखने की जरूरत नहीं है उतना, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा ये कि 4 लाख जॉब्स करनी है, तो 0.1 मिलियन से 10 लाख से 4 लाख करना है। उसके बाद रिवर क्रूज टर्मिनल कितने हैं ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है उतना, बस 5 टाइम कर दीजिए, यहाँ पे 2 से 10 हो गया है इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, और रिवर क्रूज टर्मिनल डबल हो गया 50 से 100, ठीक है। यहाँ पे आते हैं चेनाब रेल ब्रिज एंड अदर की प्रोजेक्ट्स इन कश्मीर। ये देखिए 6 जून 2025 को लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, ठीक है। 46,000 करोड़ की वर्थ में कटरा जम्मू में चेनाब रेल ब्रिज, ठीक है। ये जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, ये लोकेटेड है 359 मीटर्स अबव द चिनाब रिवर, और इसकी लेंथ जो है 1315 मीटर लॉन्ग स्टील बेस्ड, ये स्टील का बना हुआ आर्क ब्रिज है, ठीक है। ये स्टील का बना हुआ है टू विदस्टैंड सीस्मिक शॉक्स। ऑफकोर्स ये जो हिमालयन रीजन है यंगफोल्ड माउंटेन्स का सीस्मिक जोन 5 है, काफ़ी
हाई सीस्मिक एक्टिविटीज़ हैं इस रीजन में, तो इसलिए और एक्सट्रीम विंड कंडीशंस को भी विथस्टैंड करने के लिए ये बनाया गया है। इट एम्स टू एनहांस कनेक्टिविटी बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर, ये जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करेगा। इट इज़ बिल्ट टू बी ब्लास्ट प्रूफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उस रीजन में जो है काफ़ी ज़्यादा एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हार्म ना कर पाए, क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये किसी नेशन के लिए नहीं, पूरे रीजन के लिए है वो, राइट। वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी होगी तो इट इज़ फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी, बट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड दैट एट टाइम्स एंड देन वी विटनेस टेरर अटैक्स लाइक पहलगाम। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये ब्लास्ट प्रूफ है, ये जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ जोन 5 अर्थक्वेक को भी विथस्टैंड कर सकता है, एंड ऑल्सो विंड स्पीड्स ऑफ अप टू 266 किलोमीटर्स पर आवर। उसके बाद यहाँ पे वंस ऑपरेशनल, ये जैसे ही रेलवे आर्क ब्रिज ऑपरेशनल हो जाएगा, यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन चलेगी बिटवीन कटरा एंड श्रीनगर, और ये जो है कटरा से श्रीनगर का समय 3 घंटे में कवर हो जाएगा। आई डोंट नो पहले कितने में होता था। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दूसरा जो है अंजी ब्रिज है, ये इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। ठीक है, ये अंजी रिवर पर बेस्ड है जो कि ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब ही है। ठीक है, ये सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है इंडिया में, क्योंकि ऑफकोर्स पहला कौन सा है, चिनाब रेल ब्रिज है पहला, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट भी है, और सेकंड हाईएस्ट है अंजी ब्रिज, जो कि इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। ठीक है, ये यहाँ पे देख लीजिए इसकी स्ट्रक्चर डिटेल 725 मीटर्स लॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है कि ना। फिर यहाँ पे देखिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ठीक है, ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, ये क्या है, 272 किलोमीटर लॉन्ग एक प्रोजेक्ट है, जिसमें जो है 36 टनल्स हैं जो कि 119 किलोमीटर लॉन्ग है, और 943 ब्रिजेस हैं। ठीक है, ये यहाँ से जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्ट करती हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा को श्रीनगर के साथ। ठीक है, और इसकी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस इन कटरा की भी फाउंडेशन रखी गई है। ठीक है, तो अगर ये पूछते हैं कि ये कहाँ पर है ये इंस्टीट्यूट, तो ऑफकोर्स श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस है, तो कहाँ होगा, कटरा में। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए NFSU एंड CFSL कैंपस इन रायपुर छत्तीसगढ़, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ठीक है, ये कैंपस जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में है, ये पता होना चाहिए, बिकॉज इफ़ नॉट नोन तो ये तो गैस करना भी नहीं है, इंपॉर्टेंट गैस नहीं कर पाएंगे कि रायपुर छत्तीसगढ़ में जो है। ठीक है, ये वर्चुअली इनॉग्रेट किए गए हैं टेम्प्रेरी कैंपस ऑफ NFSU रायपुर, बाय टेम्प्रेरी पता नहीं। ठीक है, देखते हैं NFSU और CFL के साथ ये एक 3 हब इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में ही 22 जून 2025 को। तो अगर आपको डेट याद करनी है, ये तीनों जो है 22 जून 2025 को ही लॉन्च किए गए हैं। इसके बाद ये कितनी करोड़ की वर्थ में बने हैं वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है। NFSU के जो है 16 कैंपस हैं, जिसमें से 7 ऑपरेशनल हैं और 9 अप्रूव हो गए हैं लेकिन ऑपरेशनल नहीं है। इसके अलावा 10 और बनाए जाएंगे, लेकिन सो फार 16 हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जो गवर्नमेंट है उसको एक्सपेंड करने के लिए NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी को एक्सपेंड करने वाली है 26 मेजर लोकेशन में अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है ये इनॉग्रेट की गई प्रधानमंत्री जी द्वारा। 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन अक्रॉस 86 डिस्ट्रिक्ट्स अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है, ये इवेंट बीकानेर राजस्थान में हुआ 22 मई को हुआ। ये लोकेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है जो भी रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया जो है इनॉग्रेट हुए, नॉट जस्ट के एक उसमें। अगर कोई होता है फॉर एग्जांपल किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, एक ही स्टेट में लिमिटेड, फॉर एग्जांपल एक इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज कंडक्ट हुई, वो कहाँ पे हुई, उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी चीज़ के कोई चीज़ पैन इंडिया कोई स्कीम लॉन्च हो रही है और वो एक जगह से लॉन्च हुई है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ तो आप इसको उठा सकते हैं। फिर अबाउट अमृत भारत स्टेशन स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की स्कीम है, 2022 में दिसंबर में ये लाई गई थी, और इसके अंतर्गत 1309 रेलवे स्टेशन को मॉडर्न इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब्स में अक्रॉस इंडिया जो है ट्रांसफॉर्म करना है। अब ये जो इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब्स हैं ये क्या है, मतलब जैसे कि वन नेशन वन ट्रांसपोर्ट कार्ड हो गया, ये रेलवे स्टेशन, मेट्रो फैसिलिटीज़ है ना, मेट्रो रेल फैसिलिटी जैसे दिल्ली की DMRC होगी, उसके बाद बस स्टैंड हो गया आपका, उसके बाद एयरपोर्ट्स भी हो गए, ये सबको आपस में कनेक्ट करना है। अगर आपको ये कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए वन नेशन वन ट्रांसपोर्ट कार्ड है, वो आपका रेलवे स्टेशन पे भी वैलिड होगा, मेट्रोज में भी चलेगा, कैब्स में भी चलेगा। ठीक है, उस तरीके से। और आपस में कनेक्टिविटी के लिए ये जो बीच के रास्ते हैं उनके लिए कैब, सहकर, टैक्सी वगैरह हो गया, वो सब भी लॉन्च करना है। तो इसलिए मॉडर्न इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब, ऑफकोर्स CCTV सर्वेलेंस, डिजिटल टिकट एंड एवरीथिंग, है ना, तो वो सब करते हुए
मॉडर्न इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब्स बनाने हैं, ये टारगेट है इस स्कीम का। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो कुछ स्टेशंस हैं ना, उनको मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ तो करना ही है, लेकिन जो रीजनल आर्किटेक्चर हैं उनसे बेस्ड थीम्स उनके आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल द्वारका का जो रेलवे स्टेशन होगा उसका आर्किटेक्चर द्वारकाधीश टेम्पल की जैसे बनाया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा CST जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में महाराष्ट्र में जो रेलवे स्टेशन है उसका आर्किटेक्चर कितना ग्रैंड है, उसी की लाइंस में वैसे ही कुछ जो है इन चीज़ों का भी, जैसे अहमदाबाद का जो रेलवे स्टेशन होगा वो उसका आर्किटेक्चर मोधेरा सन टेम्पल के तरीके से बनाया जाएगा। कुंभकोणम का चोला स्टाइल में आर्किटेक्चर बनाया जाएगा। गुरुग्राम का मॉडर्न अर्बन डिज़ाइन में आर्किटेक्चर बनाया जाएगा रेलवे स्टेशन का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं वेव्स समिट 2025। ठीक है, इसमें क्या है, ये 1 मई 2025 को इनॉग्रेट किया गया है वेव्स समिट। इसमें ये टर्म याद रखिए, द इवेंट अंडरस्कोर्स ग्रोइंग प्रोमिनेंस इन ऑरेंज इकोनॉमी। इंडिया की ग्रोइंग प्रोमिनेंस इन क्रिएटर इकोनॉमी जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए वेव्स समिट ऑर्गेनाइज किया गया है। वेव्स बाजार जो है एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है फॉर इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स। ठीक है, क्रिएटर इकोनॉमी, यूट्यूबर्स, ये सब आप देख ही रहे होंगे कितना ज़्यादा बूम कर रहा है, तो उसी को ही, ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म्स हो गया, मूवीज़ हो गई, इन सबको और सपोर्ट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट आने के लिए जो है ऐसे समिट कराए जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये इट एम्स टू कनेक्ट इंडियन टैलेंट विद इंटरनेशनल मार्केट। अहेड ऑफ द समिट इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस $1 बिलियन फंड टू एक्सेलरेट द क्रिएटर इकोनॉमी। वाह, क्या बात है। वेव्स की फुल फॉर्म देख लीजिए, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, ये एक ग्लोबल इवेंट है विच इज़ ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये याद रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि इसकी टैगलाइन क्या थी 2025 के वेव्स समिट की, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ऑरेंज इकोनॉमी हमने देख ही लिया क्या है, क्रिएटर इकोनॉमी होता है। ठीक है, इट एनकम्पासेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज रूटेड इन क्रिएटिविटी, कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इट इंक्लूड्स आर्ट, मीडिया, डिज़ाइन, फैशन, सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट, ऑल ऑफ दैट, है ना। ये आपका यूट्यूब हो गया, OTT हो गया, ये सब कुछ, मूवीज़ एंड एवरीथिंग। इससे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी आएगी, फिर जो कंटेंट क्रिएशन की क्वालिटी है इंप्रूव होगा, VFX हो गया, ग्राफिक्स हो गया, मूवीज़ में काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे, राइट। ये जो टर्म थी ऑरेंज इकोनॉमी, ये पॉपुलराइज्ड बाय कोलंबियन इकोनॉमिस्ट हैं एक, फिलिप बुरातो, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट ठीक है, फिलिप बुरातो एंड इवान ड्यूक। इनकी एक किताब थी द ऑरेंज इकोनॉमी एंड इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी, इसमें जो है ये टर्म यूज़ की गई और इट गॉट पॉपुलराइज्ड। उसके बाद नेशनल जीरो मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा लॉन्च किया गया है 24 अप्रैल 2025 को। ठीक है, इसमें कैंपेन 2025-26 में क्या है, इट वॉज लॉन्च्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24 से 30 अप्रैल। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। इसमें क्या करना है, एक गोल है इंडिया का कि उसे मीजल्स एंड रूबेला एलिमिनेट करना है, मतलब ज़ीरो कर देना है बाई 2026। यहाँ पे देखना है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 2 डोजेस दी जाती हैं मीजल्स एंड रूबेला के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल एलिजिबल चिल्ड्रन 9 से 12 महीने के, और सेकेंड डोज फॉर 16 से 24 महीने की एज में। ठीक है, सो फार क्या है, करेंटली इंडिया का जो मीजल्स रूबेला वैक्सीनेशन कवरेज है वो 93.7% है फॉर फर्स्ट डोज। ठीक है, और 92.2% है फॉर सेकेंड डोज। इसको बढ़ाकर सेकेंड डोज के लिए, मतलब पहला तो लग ही गया होगा, कभी सेकेंड डोज लगेगा तो क्या करना है, 95% कर देना है। 95% इज़ योर फुल यूनिवर्सल कवरेज। ठीक है, फुल लिटरेसी के लिए भी यही टारगेट है कि 95% अगर लिटरेसी है तो दैट इज़ अकाउंटेड एज फुल लिटरेट स्टेट। कौन कौन सी लिटरेट स्टेट है हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, आप कमेंट्स में बताइए मुझे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 2024 में इंडिया ने जो है रिमार्केबल डिक्लाइन रिकॉर्ड किया है। 73% डिक्लाइन हुआ है मीजल्स में और 17% रिडक्शन हुआ है रूबेला केसेस में 2023 से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि इम्यूनाइजेशन जो है 95% या उससे ज़्यादा हो जाएगी दोनों डोजेस की, तो ठीक है, इट विल बी एक्सेप्टेड एज फुल इम्यूनाइजेशन। और यहाँ पे देख लीजिए मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड भी मिला है इंडिया को बाय मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप एट अमेरिकन रेड क्रॉस हेडक्वार्टर्स इन वॉशिंगटन DC। ठीक है, बस नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट याद कर सकते हैं आप। मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड मार्च 2024 में मिला इंडिया को। काशी तमिल संगमम 3.0 जो है देखिए 15 फरवरी से 24 फरवरी 2025 में मनाया गया है वाराणसी में। ठीक है, याद रख लीजिए ये कहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है, काशी वाराणसी में। ठीक है, इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे ये सब तो इट एम्स टू रीअफर्म द डीप रूटेड सिविलाइजेशनल टाइज बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी
ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री KTS हिस्ट्री जो है, जो ये पार्टिसिपेंट्स थे काशी तमिल संगमम 3.0 के, उन्हें महाकुंभ भी विटनेस करने को मिला, क्योंकि ये 15 से 24 फरवरी है ना, इस पीरियड में महाकुंभ चल रहा था वहाँ पर। तो ये चीज़ लिखी है। और न्यूली इनॉग्रेटेड राम मंदिर भी मिला उन्हें विजिट करने के लिए। उसके बाद जो सेंट्रल थीम थी KTS 3.0 की, वो सेज अगस्त्यार्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज के अराउंड रिवॉल्व करती है। काशी तमिल संगमम क्या है? ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एनविजन एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये जो है फर्स्ट जो KTS 1.0 जो है कब हुआ था? 2022 में हुआ था। सेकंड कब हुआ था? सेकंड हुआ था आपका 2023 में एट नमो घाट वाराणसी। और अब 3.0 कब हुआ है? 25 में हुआ है। 24 में होने वाला था दिसंबर में, लेकिन क्योंकि महाकुंभ की प्रिपरेशंस चल रही थी तो इसलिए उसको फरवरी में 2025 में रखा गया, ठीक है। अभी हम यहीं तक कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस एंड मिसलेनियस कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।